गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की हमारी इस बातचीत में आपका स्वागत है। आपका स्वागत आज हम मार्केटिंग की दुनिया में उतर रहे हैं। एक कंपनी पर किसी फ्लैशी एड कैंपेन या आप जानते हैं वायरल वीडियो की बात करने के लिए नहीं। इंटरव्यू में भी आज हम पर्दे के पीछे जा रहे हैं। उन ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी भी कंपनी की किस्मत तय करती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट नाम के दस्तावेज से कुछ बहुत दिलचस्प पॉइंट्स है। और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि बिजनेस की इस बिसात पर कौन से मोहरे कंपनी के कंट्रोल में हैं और कौन से नहीं हैं। हाँ, और कौन सी ताकतें खेल के नियम ही बदल सकती हैं। चलिए इस पूरे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को खोलकर देखते हैं। टीम का मनोबल, तो सबसे पहले ये है क्या? सुनने में तो काफी भारी भरकम शब्द लगता है। जो एक व्यवस्थित ढांचा बनाया गया है, आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा विश्लेषण फ्रेमवर्क्स ऑफ सेल्स फोर्स एक्विजिशन एंड सिलेक्शन के कुछ प्रमुख अंशों पर आधारित है। तो आज का मिशन सिर्फ सेल्स टीम बनाने के स्टेप्स को गिनना नहीं है, बल्कि उस रणनीति और मनोविज्ञान को समझना है जो एक अच्छी भर्ती और एक बुरी भर्ती के बीच का फर्क तय करती है। चलिए इस प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन सुबह एचआर उठता है और कहता है चलो आज कुछ सेल्स वालों को नौकरी पर रखते हैं। इसके पीछे एक ब्लूप्रिंट होता है ना। ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं, यानी कंपनी का करीबी माहौल। स्रोत कहता है कि इसमें सबसे पहला फैक्टर खुद कंपनी है। एक मिनट, जबकि पहला ये थोड़ा अजीब है। क्या कंपनी खुद अपने माहौल का हिस्सा हो सकती है? ये तो ऐसा है जैसे मैं कहूँ कि मैं खुद अपने आसपास के मौसम का हिस्सा हूँ। मुझे लगा था माहौल हमेशा बाहरी होता है। 5 लोग चाहिए। और यहीं पर बात शहर में जा रहे हैं। क्या हम कंपनी की बात लॉन्च हो रहा है तो हम उसे बस एक बिल्डिंग ने हमारे एक सीईओ के तौर पर नहीं देखा। बिना इसक्यू के हम उसके अंदर के अलग-अलग विभागों को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्यों और कितने का जवाब मिल गया? आर&डी, अब आता है कैसा इंसान चाहिए। ये सब मिलकर मुझे लगता है मार्केटिंग टीम के लिए एक अक्सर अंदरूनी सबसे माहौल ज्यादा बनाते हैं। कंफ्यूजन होता है। सोचिए, मार्केटिंग टीम ने एक जबरदस्त कैंपेन प्लान किया है। लेकिन क्या ये असल में कार्य मुमकिन है? विवरण, फाइनेंस का काम तो हमेशा लागत कम करना होता है और मार्केटिंग का काम खर्च करके ब्रांड बनाना। इन दोनों के बीच तो हमेशा एक तनाव रहता होगा, है ना? बिल्कुल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यही तो असली चुनौती है। मान लीजिए फाइनेंस कहेगा कंपनी के लिए सेल्स पर्सन, प्रोडक्शन वाला कहेगा अरे इतना माल इतनी जल्दी नहीं बन सकता, और आर&डी कहेगा प्रोडक्ट में ये फीचर तो अभी तैयार ही नहीं है। एनसीआर के स्कूलों को अगर ये सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे होगा तो दुनिया का हर महीने अच्छा मार्केटिंग प्लान भी बस कागज पर ही रह जाएगा। तो कंपनी का सबसे पहला माहौल, उसके अपने अंदर की खींचतान और ये काम का क्या है, समझ गए। और कार्य मतलब बाहर की दुनिया को जीतने से पहले घर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। ठीक है, जैसे तो घर के बाद अगला कौन है? स्रोत में सप्लायर्स का जिक्र है जो कच्चा माल देते हैं। और आज के दौर में सप्लायर सिर्फ वेंडर नहीं होना चाहिए, वो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आप दबाव में काम करने में माहिर हो। कैसे? सिर्फ कच्चे माल की कीमत से मत देखिए,
सोचिए, हाल ही में जब दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हुई, कंपनियां अक्सर जॉब स्पेसिफिकेशन में ऐसी चीजें लिख देती हैं, ग्राहक थे जिनकी जरूरत ही नहीं, पैसा था, जैसे गाड़ी बनाने के लिए छोटी सी चिप नहीं थी, इससे वो अपना यहाँ सप्लायर छोटा कर लेती है। निर्भरता और कई बेहतरीन बड़ी कमजोरी दरवाजे से ही लौट जाते हैं। एक अच्छा सप्लायर आपको बढ़त दिला सकता है और एक गलत सप्लायर सेल्स टीम आपका पूरा बिजनेस ठप कर सकता है। और ये योजना ही वो सप्लाई चेन अब सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, बाहर की दुनिया में एक ये क्लासिक बहस है। आंतरिक बनाम बाहरी भर्ती। सप्लायर से माल तो आ गया, यानी कंपनी के अंदर से किसी को प्रमोट करना या दूसरे डिपार्टमेंट से लाना, इंटरमीडिएट यानी बिचौलियों का रोल आता है। आप उस इंसान को जानते हैं, वो कंपनी के कल्चर को समझता है, बाजार से इसमें वक्त और पैसा जैसे होलसेलर, लेकिन इसका कोई नुकसान भी है? जरूर है। सबसे बड़ा नुकसान है का संतुलन बदल रहा है, ग्रुप थिंक का खतरा। पहले छोटी कंपनियां बड़े रिटेलर्स सब लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं, कोई नया आइडिया या नजरिया टीम में बड़े रिटेलर्स की मतलब टीम में ताजी हवा आना बंद हो जाती है। शर्तें मनवा सकते हैं। इसके अलावा अंदरूनी पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती हैं कि उसे प्रमोशन क्यों मिला, मुझे क्यों रखा जाएगा। समझ गई। तो ताजी हवा के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। मददगार नहीं, बाहरी स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? बाहर पर भी हैं, और जाहिर सी बात है इस पूरे खेल के केंद्र में ग्राहक है। स्रोत भी यही कहता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर है क्या उन्हें कैंपस भर्ती, खरीदार समझना काफी है। से टैलेंट को उठाया जाता है। और यही इसके अलावा रिक्रूटमेंट ग्राहकों को पहचानने में नहीं उम्मीदवार ढूंढ कर लाते हैं, ये समझने में है कि उनका फैसला लेने जो आजकल का बहुत असरदार माना जाता है वो है कर्मचारी रेफरल। जैसे एक एम्प्लॉय रेफरल्स, जो यानी आपके मौजूदा कर्मचारी किसी को नौकरी के लिए वो शायद विज्ञापन कंपनी ऐसा पसंद करती है और भावना से प्रभावित एक अच्छा कर्मचारी अक्सर अपने जैसे ही अच्छे लोगों को जानता है। अपनी फैक्ट्री के लिए मान लीजिए 10 टन स्टील खरीद रहा है, इसमें एक छिपा हुआ खतरा, स्पेसिफिकेशन, अनजाने में होने वाला भेदभाव। और सरकार का खरीदार जैसे ही सामाजिक और शैक्षिक बैकग्राउंड वाले लोगों को रेफर करते हैं, इससे कंपनी की डाइवर्सिटी पर असर पड़ सकता है, बल्कि पूरा सेल्स का तरीका एक शक्तिशाली टूल है। लेकिन इसका इस्तेमाल अपने सावधानी से को करना समझ चाहिए। लेती है। तो अब हमारे पास ये भी देखना पड़ता है कि इन ग्राहकों का ध्यान और कौन खींच रहा है, और यहीं पर कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतियोगी मैदान में आते हैं। इस भीड़ में से उस एक हीरे को कैसे ढूंढे, और ये हमें ले जाता है चयन यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स तो भर्ती, अगर मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकना है तो चयन उन मछलियों में से सही मछली को चुनना है। फूजी ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। चयन प्रक्रिया जितना इंस्टाग्राम ने पहुंचाया एक बाधा दौड़ है जो हर उम्मीदवार को पार करनी पड़ती है। लेकिन पहला पड़ाव तो जाहिर है आवेदन पत्र या रिज्यूमे है। वो अपने जैसे खिलाड़ियों से लड़ते रहे। यहाँ एचआर बस ये बाहर से आए खिलाड़ी ने उम्मीदवार न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करता है या नहीं। जैसे अगर नौकरी के लिए 3 साल का अनुभव मांगा है और आपके पास सिर्फ 1 साल का है तो आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी। ये बहुत ही तेज और सस्ता तरीका है छांटने करने का। आखिरी खिलाड़ी के बाद आता है प्रारंभिक मीडिया, लोकल ग्रुप, सरकारी एजेंसियां। एक छोटा सा फोन कॉल होता है। स्पष्ट इसका मकसद क्या है? इसे ऐसे समझिए कि पब्लिक वो दर्शक हैं जो खेल देख रहे हैं, सिर्फ उन लोगों और जिनके चिल्लाने या ताली बजाने से खिलाड़ियों के हौसले पर असर पड़ता है। कंपनी के बजट से कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसका कंपनी लोकेशन पर काम नहीं करना चाहते। किसी कंपनी के नए प्लान के खिलाफ लोकल लोग प्रदर्शन करने लगे या मीडिया में कोई नेगेटिव स्टोरी चल जाए। मिले आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत तेजी से फैलता है। बात हो गई। एक नाराज ग्राहक या एक एक्टिविस्ट ग्रुप जिसे हम सिटीजन एक्शन पब्लिक ये कैसे पता चलेगा कि उम्मीदवार के पास दिमाग भी है या नहीं? नुकसान पहुंचा क्या उनका कोई टेस्ट भी होता है? कैंसिल कल्चर भी कह सकते हैं। बहुत दिलचस्प इनकी राय को नजरअंदाज करना परीक्षा महंगा पड़ सकता है। लेकिन तो हमने उन सभी किरदारों को समझ लिया जो कंपनी के ठीक बगल में खड़े हैं। उसके अपने लोग, उसके सप्लायर, उसके ग्राहक और उसके दुश्मन। कैसा सवाल वो खिलाड़ी है जिनके साथ कंपनी रोज शतरंज खेलती है। आपका एक बड़ा लेकिन आप सोचिए कि इस शतरंज के बोर्ड के बाहर भी कुछ ताकतें हैं जो पूरे खेल के नियम ही बदल सकती हैं। जैसे अचानक आई बाढ़ या कोई नया कानून और दबाव में बिल्कुल सही नफ्स सब एक साथ पता चल। यही है मैक्रो। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो टेस्ट भी पास कर लिया, अब आता है वो दौर जिससे सबको डर लगता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। यहाँ असल में क्या होता है? इंटरव्यू लेने वाला क्या ढूंढ रहा होता है? देखिए, और इसमें पहला है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, यानी आबादी से जुड़े आंकड़े, उम्र, लिंग, लोकेशन, शिक्षा। ये तो आंकड़ों का खेल लगता है। ये आंकड़ों का खेल है। और कल्चरल कहानियां बताते हैं। कल्चरल फिट। जैसे आप हमारी टीम के साथ युवा आबादी का मतलब कि आपका काम करने का तरीका हमारी कंपनी के मूल्यों से तो और क्या मतलब है इसका? आज के दौर में कंपनियां कौशल से ज्यादा बढ़ रही है। शहरों की तरफ लोग कौशल सिखाया जा सकता है, जिससे फूड डिलीवरी, लेकिन किसी का बुनियादी और ऑनलाइन एजुकेशन जैसी सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा बाजार सवाल सुना है
अच्छा, ये पेन मुझे बेच कर दिखाओ। जैसे देश जहां क्या ये आज भी पूछा जाता है? वहाँ हेल्थ केयर, ऑटोमेटेड होम्स और टूरिज्म का बाजार फल फूल रहा है। और हाँ, डेमोग्राफी किस्मत की तरह है। इसका मकसद ये देखना नहीं है कि आप पेन बेच पाते हैं, और डेमोग्राफी के साथ ही जुड़ा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आप सवाल सुनकर घबराते हैं या नहीं? क्या आप तुरंत बेचना शुरू कर देते हैं या पहले मुझसे मेरी जरूरतें पूछते हैं? बिल्कुल, ये आपका आत्मविश्वास, कम होती है तो लोग हाजिर गाड़ी खरीदने के लिए सेल्स की समझ को 1 मिनट में जैसे ही दरें बढ़ती हैं, ये बड़े खर्चे। चलिए मान लेते हैं कि उम्मीदवार ने इंटरव्यू में भी कमाल कर दिया, लेकिन लोग इंटरव्यू में तो अच्छी बातें ही करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो सच बोल रहा है? बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि इसका जवाब है अगला कदम। वहीं जब संदर्भ चल रही हो तो रेफरेंस, लग्जरी और यह पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे जरूरी लेकिन सबसे कमजोर तरीके से किया जाने वाला कदम है। ज्यादातर कंपनियां बस उम्मीदवार के दिए रेफरेंस को फोन करके पूछती हैं वो कैसा था, और जवाब हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती। सही तरीका है स्मार्ट सवाल पूछना। ये सिर्फ ये मत पूछिए कि वो कैसा था, नहीं रहेगी। ये पूछिए अगर आपको उसे 1 से 10 के स्केल पर रेट करना पड़ता है कि कॉटन कहां से, अगर जवाब उसे बनाने में कितना पानी लगा, कुछ गड़बड़, और उसे बनाने वाले कारीगरों को सबसे बड़ी ताकत क्या थी मिली या नहीं, एक चीज पर उसे काम करने की सस्टेनेबिलिटी और सबसे मारक सवाल, सबसे मारक सवाल, गलत कदम क्या आप उसे दोबारा नौकरी पर रखेंगे? इस सवाल का जवाब आप जवाब देते समय की हिचकिचाहट बुरी भी है, सब कुछ बता दें। बहुत बड़ा अच्छी रेफरेंस जांच और अब उस ताकत की बात करते हैं जो शायद सबसे तेजी से सब कुछ बदल रही है। ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। इसके बाद तो बस कुछ औपचारिकताएं ही बचती होंगी। टेक्नोलॉजी सिर्फ नए प्रोडक्ट चिकित्सा परीक्षण होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार सेल्स की भागदौड़ वाली नौकरी के लिए ई-कॉमर्स का उदाहरण है। इन सभी चरणों के प्रदर्शन को मिलाकर मैनेजमेंट अब देखिए एआई आपके और इस लंबे सफर के अंत में उम्मीदवार को मिलता है विज्ञापन दिखा रहा है, जिसे हम आम भाषा में ऑफर लेटर कहते हैं। सैकड़ों आवेदन आते हैं और हर चरण पर छटनी होते होते आखिर में 1 या 2 लोग बचते हैं। इतिहास बन जाती है। पूरी मशीनरी के पीछे का लक्ष्य क्या है? कंपनियां असल में कौन से गुण ढूंढ रही हैं? वो एक्स फैक्टर इन सब पर लगाम लगाने के लिए आता है पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। हमारे सूट के मुताबिक एक अच्छे सेल्स पर्सन में कुछ खास खेल की रूल बुक कह सकते हैं। पहला तो जाहिर है अच्छा संचार कौशल, मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि ग्राहक को ध्यान से सुनना और समझना भी। दुनिया भर की टेक कंपनियों को रातों रात अपने काम करने का तरीका बदलने, प्लीजिंग पर्सनालिटी, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिस पर लोग भरोसा कर सकें, महंगा या बहुत सस्ता बना करके अच्छा लगे। बिजनेस कोई भी किसी रूल के अंदर रहकर ही खेलना होता है, खरीदना चाहता, वो इसे बदल नहीं सकते। तीसरा और आखिर में शायद वो ताकत जो शायद सबसे अदृश्य लेकिन आत्मविश्वास सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक दृष्टिकोण, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सेल्स में ना सुनना हमारे समाज के रीति रिवाज, एक अच्छा सेल्स पर्सन इससे निराश नहीं होता, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये रुझान कैसे बाजार बनाते हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता ने अचानक ऑर्गेनिक फूड, फिटनेस एप्स और जिम की जो बेच रहे हैं उसे ही ठीक से नहीं जानते, तो आप ग्राहक का भरोसा कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने फॉर्मल कपड़ों की बिक्री कम कर दी और आरामदायक लाउंज वेयर का बाजार बढ़ा दिया। ये सांस्कृतिक बदलाव लोगों की जरूरतें और इच्छाएं बदलते हैं, और जो कंपनियां इन बदलावों की बात सबसे पहले पकड़ लेती हैं, प्रक्रिया का हर कदम इन्हीं गुणों को परखने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों माहौल को समझ लिया। एक तरफ वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आप देख सकती हैं, जिनके साथ आप बातचीत कर सकती हैं, दूसरी तरफ वो अदृश्य ताकतें हैं जो पूरे खेल की दिशा बदल रही हैं। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? बहुत बड़ा जिन्हें हमारे श्रोताओं को याद रखना चाहिए। क्या महान सेल्स पर्सन पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? और इसे हम क्या ये सब गुण सिखाए जा सकते हैं या ये किसी में स्वाभाविक रूप से होते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट के मोहरों पर जैसे सप्लायर या कर्मचारी, कुछ चीजें जैसे किसी का बुनियादी स्वभाव, आप बेहतर सप्लायर चुन सकते हैं, कभी हार न मानने को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये काफी हद तक लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट जैसे अर्थव्यवस्था या कानून वाले लोगों को उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन बाकी चीजें भूकंप जैसे प्रोडक्ट का ज्ञान, दूसरे की तकनीक, कंपनी की प्रक्रिया, प्रभाव, ये सब ट्रेनिंग से सिखाया जाता है। माइक्रो फैक्टर्स का असर मुख्य रूप से आपकी कंपनी पर पड़ता है। हायर सप्लायर आपको परेशान कर रहा है, शायद आपके कॉम्पिटिटर यानी रवैये के लिए नौकरी पर रखो और कौशल के लिए प्रशिक्षित करो। जैसे टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव या मंदी, वो पूरी इंडस्ट्री को एक साथ प्रभावित करते हैं। बनाना और तीसरा का खेल नहीं है, ये भर्ती और चयन की बहुत ही सोची समझी विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जोखिम को कम करना और कंपनी के लिए उस सही इंसान को खोजना जो सिर्फ टारगेट ही पूरे ना करे बल्कि कंपनी की ग्रोथ का इंजन बने। असर दिखने में सालों लग जाते हैं।
एक खाली कुर्सी भरने का काम नहीं, बिजनेस चलाना ये कंपनी के भविष्य में मोहरों को अच्छी तरह से चलना नहीं है। सही चयन आपको ये इस बात पर भी नजर रखने के बारे में और एक गलत चयन मौसम बदल रहा है, महीनों तक पीछे धकेल सकता है, और क्या बोर्ड के नीचे से कोई भूकंप आने वाला है। के बारे में है जो कंपनी के लक्ष्यों को समझे, साफ है, उसके मूल्यों को मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन बनाने का काम नहीं, ऊंचाइयों पर ले जा सके। और 3D शतरंज के खेल की तरह है, जहां आपको न सिर्फ अपने सामने वाले खिलाड़ी की चालों को समझना है, बल्कि ऊपर से आने वाली हवा और नीचे से हिलती हुई जमीन का भी अंदाजा लगाना है। सारी जानकारी दे लेता है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं, इन आवश्यक गुणों में से कौन सा सबसे ज्यादा मायने रखेगा? हो रही हैं, क्या वो उसका प्रोडक्ट ज्ञान होगा हिसाब से जो खुद एआई को भी दे ढालना सकता है। है, या फिर उसका इस चर्चा को आत्मविश्वास खत्म और लोगों करते से हुए एक हम वास्तविक एक सवाल मानवीय छोड़ जाते संबंध हैं। बनाने की क्षमता हमने इन जो सभी शायद मशीनें बड़ी कभी नहीं खेल कर बदलने पाएंगी। वाली मैक्रो ताकतों की बात और की। द डीप टेक्नोलॉजी, डाइव में आपका अर्थव्यवस्था, जरा एक सामाजिक सीन बदलाव सोचिए। और भी बहुत एक कंपनी एक आपको क्या स्टार लगता सेल्स है पर्सन कि को इनमें से नौकरी पे कौन रखती सी है। ताकत उसका इस पिछला समय रिकॉर्ड सबसे शानदार है, तेजी से इंटरव्यू दुनिया में को भी बदल कमाल रही कर है। दिया, सब और बहुत सोचिए खुश कि हैं, उस एक लेकिन तेज 6 बदलाव महीने में से ही भविष्य में टीम का ऐसा माहौल कौन सा बिगड़ नया जाता है, प्रोडक्ट या सेल्स के सर्विस नंबर बन गिरने सकती लगते है हैं, जिसके और बारे में हमने वो अभी स्टार तक सोचा भी परफॉर्मर नहीं है। कंपनी